प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम निज़ामी साहब, क्या हाल हैं, कैसे? बस फर्स्ट क्लास। हालात तो आपके सामने हैं, सबके मिजाज अभी किसी के अच्छे तो मेरा ख्याल नहीं इमरान खान साहब ने कहीं ये कहा था पहले कि शायद अपनी मुहिम के दौरान के IMF जाने से बेहतर है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। लेकिन अब मामला को उल्टा लगता है मुझे कि पिछले 2 माह में IMF ने जाके हुकूमत ने तकरीबन ख़ुदकुशी वाली कैफियत पैदा कर ली है। इस ज़मन में आपसे सवाल तो बनता है, बिकॉज आपकी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक एंटिटी भी है, सियासत में तो आप बाद में आए हैं, लेकिन दूसरे आपके ब्रदर ने खुद जो है वो हमारी इक़्तिसादी कश्ती के कैप्टन हैं। तो आप किस तरह देखते हैं इस मौजूदा क्राइसिस को, जिसमें डॉलर तकरीबन 140 तक पहुंच गया है, स्टॉक एक्सचेंज कोई 500 अरब का नुकसान हो चुका हुआ है और ख़जाना खाली है और अब हम IMF में जा रहे हैं? जी एक जी। तो निज़ामी साहब, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपको पता है कि बेसिक चीज़ें जिस तरह प्रोटोकॉल के हवाले से और छोटी छोटी चीज़ों से लेके ये बड़ी चीज़ तक PTI ने बहुत सी चीज़ें अपने ऊपर ख़ुद मुसीबत खड़ी की है कि जी हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, पता चला फिर प्रोटोकॉल लेना पड़ गया, फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए रोज़ बयानात देने पड़े। और फिर ये थ्रू आउट सिर्फ इंतखाबी मुहिम के दौरान नहीं, पिछले 4 साल 5 साल में जब हम भी IMF गए थे उस वक़्त भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। हालांकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन ख़राब है, जो 2013 में इससे ज़्यादा ख़राब थी, और मई 11 2013 को इलेक्शन हुए थे, जून की 8 तारीख को हल्फ लिया था मिनिस्टर्स ने और तकरीबन 25 जून तक हमने IMF कंक्लूड कर दिया था। क्योंकि ये तो बहुत ही जुल्म है इस मुल्क के साथ कि आप अपनी ज़िद के बेसिस पर और अपने जो आपने स्टेटमेंट्स दी हैं उसके बेसिस पर पूरी कौम सफ़र करे। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है खान साहब को कुछ उम्मीद दूसरी तरफ भी थी। एक सऊदी अरेबिया से उनको उम्मीद थी और चाइना से उम्मीद थी और एक एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी से उम्मीद थी। आपको पता है उन्होंने अपील की थी तमाम पाकिस्तानी से कि $1000 ईच भेजें वो डैम के लिए। ज़ाहिर है वो फिर उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते तो वो इतना प्रेशर अभी जितना है वो ना होता। वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल ज़ीरो हुआ। और जो सबसे बड़ा धचका लगा खान साहब को, जो मेरा ख्याल है उनकी नींदें उड़ा दी होंगी और पूरी हुकूमत की सबसे ज़्यादा खान साहब की, वो लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि आपको पता है खान साहब हमेशा कहते थे कि अगर आप अच्छे हों तो लोग भी आप को पर यकीन करते हैं और आपको पैसे भी देंगे, आप को हर तरह से फाइनेंसिंग भी करेंगे। जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये जो आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की है, 97 तक तो मैं पीछे गया हूँ रिकॉर्ड में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्वेस्टर्स ने हुकूमत के ऊपर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस तरह से शो किया हो जिस तरह से इस दफ़ा शो हुआ है कि फॉरेनर्स हों या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, इक्विटी कंपनीज हों, बॉन्ड मार्केट्स हों, तमाम ने हुकूमत की जो तरजीहात थी, लैक ऑफ डायरेक्शन, क्या करना क्या है, कभी कह रहे हैं हम CPEC को रिव्यू करेंगे, कभी कह रहे हैं नहीं करेंगे, कभी कहते हैं सऊदी अरेबिया आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए $10 से $12 बिलियन, फिर कहते हैं ऑयल फैसिलिटी हम नेगोशिएट कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक क्लैरिटी नहीं थी, तैयारी नहीं थी। फिर जो टीम लगाई गई है, आई थिंक विद फ्यू एक्सेप्शंस इट्स अ बंच ऑफ मीडियोकर इनकॉम्पिटेंट पीपल जिनको इस किस्म की जिम्मेदारी, एंड दैट इंक्लूड्स खान साहब बाय द वे। क्योंकि खान साहब क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलते हैं, हम सब उसकी तारीफ भी करते हैं, और खान साहब ने हॉस्पिटल बनाया था, हम सब उसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाना और उसको उसके सीरियसनेस को महसूस करना, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो डोमेस्टिक इश्यूज हों, आपने हर तरह देखा है कि वो बिल्कुल अभी ऑपोजिशन मोड में हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब,
मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। मैं जो जिसका आपने जिक्र किया ना 2013 में जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसमें मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था। तो इलेक्शन जब तकरीबन पाया तकमील को पहुंच चुके थे और अच्छा। डार साहब को नज़र आ गया था कि ये इलेक्शन हम जीत रहे हैं या जीत चुके हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम एक IMF पैकेज में अगर जरदारी साहब जो हैं वो चले जाएं, ये मौजूदा हुकूमत, तो हम इसको वेलकम करेंगे। तो मैं उन जरदारी साहब के पास उनका मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम लेके गया। जरदारी साहब ने कहा कि मुझे आप ये लिख के दे दें कि आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम IMF में प्रोग्राम में जाऊँ तो हम चले जाएंगे। लेकिन वो लिख के नहीं दिया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जैसे आपने भी कहा कि वो डार साहब जिनको मतून किया जाता है बड़ा, उनमें कम से कम फैसला करने की क़ुव्वत थी। आपके जो ब्रदर खुर्द हैं वो डार साहब से कुछ कदर मुश्तरक भी हैं उनकी, कि वो भी बस माई वे और द हाईवे वाला मामला लगता है उनका, जिस तरह डार साहब का भी था। लेकिन डार साहब चाहे अच्छे या गलत फैसले करते थे, वो बर वक्त फैसले कर लेते थे। ये जो 2 महीने का नुकसान हुआ है जुबैर साहब, क्या इससे जो IMF की कंडीशनैलिटी, जब उनको पता है कि हम लुट पुट के उनके पास जा रहे हैं, तो और ज़्यादा सख्ती होगी? बिल्कुल आपकी बात सही है कि जितनी आपकी सूरत हाल ख़राब होगी उतने ज़्यादा आप नेगोशिएट करते हुए आपके लिए मुश्किलात होंगी। और ये भी मैं तासुर ख़त्म कर दूँ, आपको 2013 के हवाले से ही बता दूँ, क्योंकि आज जो आपने कहा 140 ओपन मार्केट में पहुँच गया रेट, और जिस तेज़ी से रुपए की कीमत गिरी है, और वो उसको हुकूमत के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि जी IMF में जा रहे हैं, तो इस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। डिवैल्यूएशन, इतने शदीद किस्म की डिवैल्यूएशन। आपको याद है कि 2013 में हम गए थे, जब हमारी हुकूमत आई थी तो तकरीबन हमारा 100 रुपये था, और वो थ्रू आउट द फर्स्ट 4 ईयर्स 99 और 104, 105 के दरमियान, विच इज़ रेंज बाउंड, जिसमें इंपोर्टर भी हो एक्सपोर्टर भी हो, उसको पता है, बिल्कुल क्लैरिटी है कि जी डॉलर विद इन रेंज रहेगा, तो वो अपना प्लान कर सकता है सब कुछ। हम भी तो IMF में गए थे, और IMF की आपको हर बात नहीं माननी पड़ती है, आपको कन्विंस करना पड़ता है IMF को कि जी हम कौन सी शराइत मानेंगे और कौन सी शराइत नहीं मानेंगे, और जो नहीं मानेंगे उसका आपको रैशनल देना है। अब यहाँ तो बिल्कुल ऐसा है कि आपने पहले तो 2-2.5 महीने ज़ाया कर दिए, 2.5 महीने। देखिए जुलाई 26 को हुकूमत बनाने का पता चल चुका था, और मैं मई 11 का भी मैं आपको बता दूं कि मई की 12 तारीख को शाम को 6 बजे पहली मीटिंग थी बजट बनाने के हवाले से। डार साहब ने 180H में रखी थी, क्योंकि हमें पता था कि 8 जून को हम आ रहे हैं, 10-11 को हमें बजट देना होगा, IMF के साथ हमें बातचीत करनी पड़ेगी। तो आप पहले से सब तैयारी करते हैं। एक ये जो आप कैश फ्लो जिसको आप कहते हैं कि जी आपके डॉलर्स कितने आने वाले हैं, कितने जाने वाले हैं, ये तो आपको पहले भी पता था। सो ये तैयारी तो आपकी पहले, चले आप इलेक्शन से पहले नहीं ये जिक्र कर सकते थे कि जी हम IMF एक ऑप्शन होगा, बट जब इलेक्शन हो गए तो फिर तो बड़ा क्लियरली असद उमर को चाहिए था इमरान खान को बताना कि चलें जो हमने झूठ वूठ बोल दिया और अवाम को बेवकूफ़ बना के आके, या वो मुराद सईद के फार्मूले पर बिलीव कर रहे थे। मुराद सईद आपको पता है कि इलेक्शन कैंपेन में कह रहे थे कि 200 बिलियन डॉलर खान साहब लेके आएंगे पहले दिन, और उसमें से 100 बिलियन डॉलर जो हमारे जिनका हमने उधार देना है उनके मुंह पर मारेंगे, और बाकी 100 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे। अब आप इलेक्शन कैंपेन में इस किस्म की स्पीचेस करेंगे, वो कैंपेन में तो चल जाती है सर, लेकिन वो हिकमत अमली मार पड़ेगी। लेकिन मार तो सिर्फ PTI को नहीं पड़ी है, मार जी नहीं। लेकिन देखें ना, उसमें आप ये देखें 5000 पॉइंट्स लूज करना जी। वहां वो कह रहे हैं पता नहीं 23 लाख की भैंसें बेचने के लिए तो मीटिंग्स हो रही हैं, और $2 बिलियन से ज्यादा का आपका मार्केट रोड हो जाए, और सबसे ज्यादा हुकूमत आते ही सेंटिमेंट्स नेगेटिव हों। हुकूमत जब आती है तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होते हैं। आप 2013 में उठा के देख ले, 2002 में उठा के देख ले, 97 में उठा के देख ले, एक रन अप होता है, एक हनीमून पीरियड होता है जो हर हुकूमत को मिलता है, और उसमें आप 2013 में इकोनॉमिक सिचुएशन वाज फार वर्स। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उस वक्त के देख लें और आज के देख लें। ये जो, और निज़ामी साहब मैं ये भी वाजे करता हूँ, ये जो ख़जाना खाली की बात करते हैं उसमें 2 एस्पेक्ट है, एक डॉलर है, एक रुपये है। रुपये इज़ डिपेंडेंट कि आपने टैक्स रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया। टैक्स रेवेन्यू हमने 4000 बिलियन पर छोड़ा है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है, और हमें
हमने डबल किया है, तो ख़जाना रुपए के हवाले से खाली नहीं है। जहाँ तक डॉलर के मामला आते हैं, 2017 मिड तक कोई करंट अकाउंट चैलेंज नहीं था, कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट चैलेंज नहीं था। ये तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हुई है तो उस वक्त हमारा जो गैप था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बढ़ता चला गया, और उसकी वजह से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक प्रॉब्लम। बट हमारे तकरीबन 2 महीने की इंपोर्ट्स के बराबर था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और आज भी है। सही है। अच्छा जुबैर साहब, ये अभी डॉलर का जो मामला है, इसमें अब ये 138 तक बाजार तो ये लगता है कि ये तमाम वजूहात आप बता रहे हैं ये सब मिलकर वजह बनी है कि डॉलर 138 तक चला गया। लेकिन मरियम औरंगजेब साहब आज ये कह रही थी कि ये साजिश है, दानिस्ता तौर पर किया गया है और किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कीमत जो है वो अचानक बढ़ा दी गई है। आप क्या इसमें कोई साजिश देखते हैं, या आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन यही है कि ये इन तमाम जो पॉलिसी की वीकनेसेस थी उसकी वजह से ये सब चीज़ें मिलकर डॉलर को यहाँ तक पहुँचाने की वजह बनी है? ऐसा नहीं है कि साजिश हुई है या किसी सरमायाकार को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 138 का हो गया? मैं कभी किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ना पहले बिलीव किया है, ना आज बिलीव किया है, और ना मैं कभी कहूँगा कि साजिश के तहत किया गया। इनकॉम्पिटेंस है। देखें, हुकूमतों को ऐसे मराहिल आज और आइंदा भी आते रहेंगे, और आपको मार्केट इंटरवेंशन जिसको कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती आप कुछ करें, आप अपने मेजर प्लेयर्स को कहते हैं कि जी वो इतनी बाइंग करना बंद करें। स्टेट बैंक का एक रोल होता है, वो सब मिल के, फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल होता है। कॉन्फिडेंस एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव बीन सीन मीटिंग सिटिंग विद रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स, चाहे उसमें स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो दूसरे बड़े बिजनेस कम्युनिटी, ताकि एक उनको कॉन्फिडेंस। कल शाम हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग से खिताब करने वाले हैं, तो हम समझे कि आज थोड़ा नर्व्स को ठंडा करने के लिए वो कुछ ऐसी बात करेंगे जिसमें डॉलर भी स्टेबलाइज होगा, मार्केट भी स्टेबलाइज होगी। इंस्टेड वो क्लीनलीनेस ऑफ जो बाथरूम्स थे, टॉयलेट्स थे, उनकी बात कर रहे थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वक्त के हवाले से उनको बात करनी चाहिए थी कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें है, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, वो सब ये देखना चाहते थे कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर क्या बात करेगा इस हवाले से, ताकि एक थोड़ा सा ठहराव आए मार्केट्स में, और मार्केट को उम्मीद दिलाई जाए कि जी वफाकी हुकूमत जो है बिल्कुल इस चीज़ का अदराक रखती है, और बिल्कुल हम जो भी हो सकेगा इसको ठीक करेंगे, और ये जो एक रनअप है ये डॉलर का, इसको भी ये रोका जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये कॉन्स्पिरेसी तो बिल्कुल भी नहीं मैं कहूँगा, ये इनकॉम्पिटेंस है। ठीक है, ठीक है, ये इनकॉम्पिटेंस है और नाअहली है जिसकी वजह से हो रहा है। जुबैर साहब, दूसरी तरफ ज़रा सियासी मामला लें। आज मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे भाई ने बड़ी जान दी, काम किया, बीमार हो गए, कैंसर के मोजी मरज़ में मुब्तला हो गए, और सारा कुछ ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है और ये वेंडेटा है, और वो ख़ुद भी अब मैदान में उतर आए जैसे आपको पता है। लेकिन दूसरी तरफ अयाज सादिक साहब ने मेरे ख्याल से जुमेरात को कॉल दी है कि जितनी अपोजिशन के MNAs हैं और सेनेटर जो हैं ये इकट्ठे हों पार्लियामेंट हाउस के बाहर शायद। तो ये आया PMLN की जो एहतजाजी सियासत है ये पार्लियामेंट के अंदर होगी या बाहर होगी, और इससे कोई कान पे जू लगेगी? क्योंकि घेरा तो तंग हो रहा है। आज सलमान शहबाज जो है उनको भी कहा कि जी वो ही इज़ लिविंग बियॉन्ड हिज मीन्स, जिस पे मियां नवाज शरीफ ने कहा अगर इस तरह आपने विचरण शुरू कर दी तो फिर तो कोई पाकिस्तानी नहीं बचेगा। तो ये क्या इसकी टाइमिंग आपको क्या लगती है कि किस वजह से सारा कुछ हो रहा है? ये वाकई इंतकामी कार्रवाई है या करप्शन का कलकम है? एक तो ये नहीं, देखें, एक तो ये है कि हम जब जो अभी माशी हवाले से बात कर रहे थे, एक तो माशी बहरान शदीद, उसके साथ पॉलिटिकल पोलराइजेशन शदीद, ये रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है किसी भी मुल्क के लिए। और इमरान खान एज रेकलेस एज ही इज़, मेरा ख्याल है जो अपने इकनॉमिक फ्रंट पर जो उनके पास वो सारी पाकिस्तानी कौम को सॉल्यूशंस की बात करते थे, चूँकि वो सॉल्यूशंस हैं नहीं, उधर से तवज्जो हटाने के लिए ये इस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एट इट्स वर्स्ट है। मैं आज भी आपके प्रोग्राम के थ्रू कहूँगा, पहले भी हमने नैब वालों को ये कहा कि हमें समझा दें, हम मान लेंगे
कि जी शहबाज शरीफ को अरेस्ट करना क्यों ज़रूरी था और परवेज़ खटक को अरेस्ट करना क्यों नहीं ज़रूरी है, अलीम खान को अरेस्ट करना क्यों नहीं ज़रूरी है और शहबाज शरीफ को अरेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है एक जब तक लोगों को अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नज़र नहीं आएगी, लोग इस चीज़ पर नहीं एग्री करेंगे कि ये कोई अकाउंटेबिलिटी हो रही है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एट इट्स वर्स्ट है। 2008 से हमारा एक ऐसा दौर शुरू हुआ था, आपको पता होगा, जब जरदारी साहब को क्रेडिट देना चाहिए कि 2008 से 2013 कोई भी पॉलिटिकल जो आदमी था उसको जेल में नहीं डाला था। ये अब एक नई सियासत का आगाज़ शुरू हो गया जो हम समझे थे सन 90 की दहाई में या सन 50 की दहाई में या 60 की दहाई में ख़त्म हो चुका है। लेकिन इमरान खान वो तो ख़ुद कह रहे हैं कि मेरा तो दिल कर रहा है, मेरे 50 नाम सामने नज़र आ रहे हैं और उनकी शक्लें नज़र आ रही हैं, मेरा बस चले तो मैं उनको अंदर बंद कर दूंगा। तो आपको पहले तो ये तय करना है कि आपने इकॉनमी का बिल्कुल बेड़ा गर्क करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी ने करप्शन की है तो उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ साहब को जब भी नैब बुला रही थी वो जा रहे थे, तो वो क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया था जिसके बेसिस पर, जिसकी बुनियाद पर आपको शहबाज शरीफ को अरेस्ट करना पड़ा। फिर उसके 3 दिन के बाद आपने सुलेमान शहबाज को बुला लिया और आपने कहा कि लिविंग बियॉन्ड मीन्स। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जी एक प्राइवेट सिटीजन्स को भी आप बुलाना शुरू कर देंगे कि लिविंग बियॉन्ड मीन्स, और फिर ये सिर्फ इसलिए फिर नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। सो मेरा तो अपना ये ख्याल है कि इमरान खान ये चाह रहे हैं कि दिस इज़ द मोमेंट कि ही कैन गो फॉर द किल, के शरीफ को फॉर ऑल टाइम्स टू कम सियासत से बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए कि ताकि वो तौबा करके यहाँ से भाग जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा हुआ नहीं है पहले कभी भी और आइंदा भी नहीं होगा, क्योंकि एक आवाम का अपना रिएक्शन आएगा। जहाँ तो तक सवाल है कि जी हम क्या पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे ये एहतजाज, देखिए जी आप कहिए। जी मैं ये कह रहा था कि देखिए इसमें चॉइसेस जो है वो बड़ी लिमिटेड होती हैं। अभी एक हुकूमत आई है, पाकिस्तान में माशी बहरान है, अभी हम स्ट्रीट एजिटेशन शुरू करने की बात करते हैं, एक और बहरान पैदा हो जाए। तो जितनी हद तक पाकिस्तान में जो आपके डेमोक्रेटिक फोरम्स अवेलेबल हैं, जिसमें मीडिया भी है, जिसमें एहतजाज करने का जो भी तरीक़ेकार है विदाउट क्लोजिंग कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू या मिनिस्ट्रीज़ के अंदर घुस के कुछ करने की कोशिश करना, पार्लियामेंट के अंदर, प्रोविंशियल असेंबलीज़ के अंदर, मेरा ख्याल है वो सब हम करेंगे। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये जो मीटिंग्स अब नवाज शरीफ साहब ने कंडक्ट की हैं, इससे हम ये समझें कि शहबाज शरीफ साहब जो कि सदर हैं जमात के, उनकी के ज़ेर हिरासत होने की वजह से अब ड्राइविंग सीट जो है वो नवाज शरीफ साहब ने संभाल ली है और जो ज़िमनी इंतखाबात है उसकी पूरी कैंपेन को नवाज शरीफ साहब ही लीड करेंगे या कर रहे हैं, और बराह रास्त वो पार्टी के मामला आप खुद देख रहे हैं। दूसरा ये कि आप इस सारी सूरत हाल का जिसका आपने अभी जिक्र किया, पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, इसका ज़िमनी इंतखाबात में असर क्या होने वाला है? आपके इंतखाबात पर PMLN को फ़ायदा होगा इसका या नुकसान होगा? क्योंकि आप ये एक कंसेप्ट ये भी है ना कि ये लोगों को समझ आ रही है कि हमारे साथ जाती हो रही है तो लोग फिर निकल कर हमें वोट करेंगे, तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ये बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन मेरा ख्याल है देखें, इवन प्लेइंग फील्ड जब हम कहते हैं तो जनरल इलेक्शन से पहले भी नहीं मिली थी। 6 जुलाई को या 8 जुलाई को जब फैसला आया था और उसके बाद 13 जुलाई को 25 जुलाई को इलेक्शन थे, आपकी टॉप लीडरशिप अंदर बंद हो, तो ये कोई माहौल नहीं होता इलेक्शन कैंपेन का। और ये पकड़ दकड़ की सियासत हो रही हो इलेक्शन से पहले, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हों या जनरल इलेक्शन हो, तो वो उसका तो नुकसान होता ही है क्योंकि आपका फोकस हट जाता है और आप उन चीज़ों में लग जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में, बजाय कि आप आवाम तक पहुँचें और बिल्कुल खुले अंदाज में पहुँचें, बग़ैर किसी डर और खौफ के पहुँचें। और फिर मैं आपको ये भी बता दूँ कि नीचे की सतह तक ये डराना धमकाना जारी है। मेरी अपनी पर्सनल नॉलेज के हवाले से नीचे की सतह पर भी बहुत सी पकड़ धकड़ और डराना धमकाना और हम आपके ख़िलाफ़ केसेस बना देंगे, बहुत से लोगों को बुला के पूछा जा रहा है। तो ये PMLN के लिए तो इवन प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, ये तो अल्लाह ताला हमारा साथ दे। क्लियरली लाहौर में तो दोनों बाय इलेक्शंस जो हैं नेशनल असम्बली के 131 और 124 इंशाल्लाह ताला बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। बाकी जो पिंडी में एक NA 60 का इलेक्शन है वो टफ इलेक्शन है, बट इंशाल्लाह ताला
वी शुड क्रॉस द लाइन, बट लेट्स सी फॉर द बेस्ट। हम तो चाहेंगे कि इसका असर ना हो और बेनिफिट ही हो PMLN के लिए। जी अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताइए कि ये जो सूरत हाल है जो आप कह रहे हैं कि आपके मुताबिक बिल्कुल PMLN को दीवार से लगाया जा रहा है और आपका के मुताबिक खान साहब चाहते हैं कि ये शरीफ बरादरान या डायनेस्टी कह रहे हैं इसको एलिमिनेट किया जाए, तो क्या आप अब इस वक्त आप सर्वाइवल की गेम खेल रहे हैं कि मैच सर्वाइव करें या फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं जिस तरह क्रिकेट की ज़ुबान में कहते हैं? क्रिकेट की ज़ुबान में जिस तरह कहते हैं, तो उसमें जब आपके पास कंडीशंस अच्छी नहीं होती बैटिंग के लिए, तो पहले तो आप सरवाइव करने की कोशिश करते हैं कि गेंद जो है वो स्विंग कितना हो रहा है और बाउंस कितना है और वो तमाम चीज़ें तो जब समझ लेते हैं तो फिर आप फ्रंट फुट पर आके अटैक करते हैं। तो मेरा ख्याल है हमारी भी हिकमत अमली यही है। देखें निज़ामी साहब, अभी जो भी है ग्राउंड रियलिटी ये है कि PTI की हुकूमत है, जैसे कैसे भी बनाई गई है और ज़बरदस्ती उनको बिठाया गया है। 2 महीने उनको हुए हैं अभी आए हुए। सो हमारी सियासत का रिस्पांस भी उसी हवाले से है। हमारा रिस्पांस ये नहीं है कि इस हुकूमत को हम गिरा दें, हमारा रिस्पांस ये है कि उनकी जो गलतियां हैं उसकी निशानदेही भरपूर अंदाज में करें और बढ़ चढ़ के करें, लेकिन डेमोक्रेटिक फोरम्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। सो फ्रंट फुट पर हम जाना भी नहीं चाहते थे बाय द वे, लेकिन ये खुद ही फुल टॉसें देते हैं। तो हम हर एक रोज़, आज सुरह पंजाब के IG को फारिग कर दिया जी। तो अगर इस किस्म की चीज़ें होंगी तो क्रिटिसाइज़ भी करेंगे ना, 90 दिन का इंतज़ार या 100 दिन का तो इंतज़ार नहीं करेंगे। ठीक है। तो इमरान खान खुद श्योर नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, चाहे वो सियासी प्लानिंग की कमी आपको दिखाई देती है। राइट, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद बस आते हैं, कुछ और चीज़ों में बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। निज़ामी साहब, अभी हमने थोड़ा सा मुआशी बहरान पर डिस्कशन तो की है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि हम IMF के पास जाने का इरादा नहीं रखते थे, जाना नहीं चाहते थे, मगर मजबूरी है कि इस साल में $28 अरब लाजमी चाहिए, जिसकी वजह से IMF में जाना पड़ रहा है। अब वो जो अभी ज़ुबैर साहब कह रहे थे ना कि पहले दिन से क्लियर होना चाहिए था, तो उसका जवाब फवाद चौधरी साहब ने शायद ये दिया है। वो ये कहते हैं कि जी हम तो जाना चाहते ही नहीं थे, लेकिन कोई रास्ता बचा नहीं है इसलिए जा रहे हैं। तो कितना शदीद है ये बहरान? मेरी कम अज़ कम जितनी देर से मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, मुझे याद है कि जब मैंने अभी सहाफ़त में कदम रखा था तो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था। वो इक़्तिसादी बहरान भी बड़ा शदीद था और उस वक्त डीमोनेटाइजेशन हुई थी। आपको मालूम है कि सारे रुपए जो करेंसी थी वही डीमोनेटाइज कर दी गई थी, लेकिन भुट्टो साहब ने उसको, हालांकि नेशनलाइजेशन की, लेकिन उसको संभाल लिया उन्होंने। दूसरा जो बहरान था वो था जब हमने एटमी धमाका किया 1998 में, इकॉनमी का एक मेल्टडाउन शुरू हो गया था। ये बहरान जो है, जो एक जैसे ज़ुबैर साहब कह रहे थे, ये उन बहरानों से अगर ज़्यादा संगीन नहीं तो उतना ही संगीन है, संगीन तरीन है। और इसमें बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है असद उमर की तरफ से। जो मेरी अंदर की इत्तला है वो ये है कि असद उमर साहब को बहुत सारे इमरान खान के मशीरान कराम ये कहते रहे कि जनाब हमें IMF की तरफ जाने दें, IMF की तरफ जाने दें। ना असद उमर साहब मानते थे ना खान साहब मानते थे कि जी हमें सऊदी अरेबिया से इतने पैसे मिल जाएंगे, चीन से उतने पैसे मिल जाएंगे, $1000 वहाँ से मिल जाएंगे। ये जो 2 महीने का जो लैग टाइम है ना असदुल्ला साहब जी, इससे बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। आप देखें कि ये इकॉनमी जो है मेल्टडाउन में आ गई और मुझे नहीं पता कि कहाँ जाके मामला रुकेगा। हम बिल्कुल कल्लाश होकर रह गए। अब महज ये कहना कि यार हम लूटी हुई दौलत ले आएंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इस शॉर्ट रन में, मीडियम रन में कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह लॉन्ग रन में वो कामयाब करे। तो मेरा तो ख्याल है कि खान साहब को चाहिए कि असद उमर साहब को अब तो नहीं, किसी मरले पे सैक करने का सोचें। अच्छा, इस बहरान पर मैं पॉइंट ये करूँगा। ठीक है जी जी। दूसरे एक और बात मैं करता चलूँ कि फर्रुख सलीम साहब को तर्जमान लगा दिया गया एनर्जी और इकॉनमी पे बात करने के लिए। टू लेट एंड टू लिटिल।
फर्रुख सलीम साहब मैं जानता हूँ, बड़े बरंजा आदमी हैं, बेस्ट ऑफ लक टू हिम। मैं जानता हूँ वो शायद ये इस मुश्किल हालात में क्या वो ख़राब तस्वीर को अच्छी तरह किस तरह पेंट करेंगे। एक ये तासर मिल गया, पैदा हो गया है कि जनाब जो हुकूमत के तर्जमान हैं ये आपस में लड़ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब इज़ नॉट डूइंग ए गुड जॉब। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब बिल्कुल वही जॉब कर रहे हैं जो खान साहब की जॉब डिस्क्रिप्शन है कि फ्रंट फुट पे खेलो। अब मामला जो है ना इतना ख़राब हो गया है कि हुकूमत को चाहिए कि ऑप्टिक्स की बजाय ना चोर 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 की लुकन मिट्टी खेलने की बजाय थोड़ा सा काम भी करके देखें, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। और ये कहना कि जी लोग जो हैं आपको कह देंगे जी कि मियाँ नवाज शरीफ लूट के ले गया इसलिए आप काबिल माफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं होगी। आपने आगे ही अब IMF की कंडीशनलिटी में कहते हैं गरीब आदमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस तरह नहीं फ़र्क पड़ेगा जब वो कहेंगे सब्सिडीज़ कम करें, वो कहें। और एक टफ IMF प्रोग्राम बाय द वे आ रहा है, क्योंकि देखें ना जब आप एक बैंक के पास जाते हैं तो आप कहते हैं कोलैटरल क्या है, वो कहते हैं आपके पास, मेरे पास तो कोई जेब मेरी खाली है। वो कहते हैं फिर यार ये चीज़ करो तो शायद मैं तुम्हें लोन दे दूँ। यानी जितनी आपकी जेब खाली है उतनी कंडीशनैलिटीज़ जो है टफ होगी। तो ये बड़ा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह बेहतर करे कि ये IMF का हमें पैकेज मिल जाए जिससे हम स्टेबलाइज कर लें, क्योंकि ये किसी हुकूमत का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है। अच्छा निज़ामी साहब, इसमें एक ब्लेम गेम भी शुरू हो चुकी है कि ज़िम्मेदार कौन है। अब ज़िम्मेदार का तयन करना शायद उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन बहरहाल ये लोगों को पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मुआशी बहरान है, इक़्तिसादी बहरान है, इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, हमें तो ऐसे ही मिला है, पुरानी हुकूमत ने जो किया है उसके नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है, तो हम कैसे इसके ज़िम्मेदार हो गए, हम तो अभी आए हैं। तो आपके ख्याल में इस इक़्तिसादी बहरान का ज़िम्मेदार कौन है? देखें, इक़्तिसादी बहरान का ज़िम्मेदार जैसे कि ज़ुबैर साहब ने कहा, देखें 2 माह से हुकूमत को आए हुए हो गए। लेटेस्ट से कि 1 मिनट के लिए सोच लें कि इक़्तिसादी बहरान है। जब ये आए हैं ख़जाना खाली मिला है, लूट के ले गए जी नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, डार साहब को। अब तो आप हुक्मरान हैं, 2 महीने तक आप क्या करते रहिए? आपने जो इतनी बड़ी विंडो थी इसमें क्या किया इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए? ज़ीरो। सारी दुनिया कहते रही आपको IMF के पास जाने के, मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ की तोते की तरह रट लगाई हुई। अब आप जा रहे हैं IMF के पास को शोर लेके, इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि आपका ईगो जो है, अना जो है आपकी, वो इतनी बड़ी है कि आप स्वाय इसके के पिछली हुकूमत को गालियाँ दे के आगे चले, और आपको को आता ही नहीं है काम। इस तरह तो मामला नहीं चलेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, चलें। ये तो हो गया कि इकनॉमिक फ्रंट पर कैसे गवर्नमेंट खेल रही है, लेकिन कुछ इंतज़ामी मामलात हैं, उसमें भी आज एक बड़ा फैसला हुआ हुकूमत की जानिब से। वो ये है कि IG पंजाब मोहम्मद ताहिर साहब को तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह अमजद जावेद सलीमी साहब को लगा दिया गया नया IG पंजाब। अब ये हुकूमत आने के बाद दूसरी बड़ी तब्दीली है, मतलब पंजाब में IG के हवाले से। अब इसकी वजह क्लियरली तो नहीं बताई गई, लेकिन सिर्फ ये कहा गया है जी। मैं ये कह रहा था कि ये बाकी सूबों में भी तब्दीली आई है, सिर्फ पंजाब में आई? अभी तो पंजाब में ही है, अभी तो पंजाब में ही ऐलान हुआ है, लेकिन निज़ामी साहब उसमें अब कहा यह गया कि ये काम जो काम नहीं करेगा वी मीन बिजनेस, जो काम नहीं करेगा उसको हम तब्दील कर देंगे। अब क्या काम नहीं किया, क्या काम कहा गया था, अब ये इसकी तफसीलात जारी नहीं है। ताहिर खान साहब जो है ये अभी तो आए हुए जुमा 8 दिन हुए हैं, इनसे कौन सी ऐसा अजीम गलती हो गई? मुझे तो यही समझ आती है कि ये जब शहबाज शरीफ साहब पेश हुए हैं नैब अदालत में तो वो काफ़ी मिसहैंडलिंग हुई और काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। तो मेरा ख्याल है ये लास्ट रॉ साबित हुआ है ताहिर खान साहब के लिए कि ये क्यों इतने लोग इकट्ठे हुए, क्यों इतनी हंगामा आई हुई, क्यों ये तासर बना के बहुत लोग हैं। उस हालांकि इतने लोग नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में ही थे। नैब के हेडक्वार्टर में कितने लोग आ सकते हैं? ये वजह हो सकती है। मरियम औरंगज़ेब साहब ने शायद कोई और वजह बताई है, ख़ुद VMLN का ख्याल है कोई और वजह है, लेकिन ये ज़रा बहुत ये भी अच्छी बात नहीं होती कि उजलत पे तब्दीली की जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो उसका नोटिस ले लिया, जैसे आपके इल्म में होगा जी कि ये इंतखाबात के नज़दीक आकर ये तबादला नहीं हो सकता। देख बिलखुसूस खान साहब जो कि शिकार रहे हैं ये 35 पैंचरों के 2013 के इंतखाबात के हवाले से, और वो बड़े सख्त इस चीज़ के कायल हैं कि इलेक्शन कमीशन बाख्तियार होना चाहिए, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उसमें कोई सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैंने तो ये भी काबिल तारीफ बात सुनी कि उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को कहा जी यू आर ऑन देयर ओन। फिर ये फैसला करके खामखा एक तासुर उभरता है कि इलेक्शंस को
मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बारे में भी ये कहा जा रहा है। सही है। अच्छा निज़ामी साहब, एक और मसला है जो एक बड़ा इक़दाम हुकूमत की जानिब से किया गया है, और वो जो इक़दाम है वो बाउंस बैक भी कर सकता है, ज़मीनी इंतखाबात में PTI को उसका नुकसान भी हो सकता है, और वो है तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। अब ये तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ अज़ला में हो रहा है। इसमें कुछ खुशाइन चीज़ें भी हैं, जैसे कि साल से 40 साल से कुछ लोगों की जो हुकूमत की ज़मीनों पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था, बासर लोगों ने, वो वागुजार कराया जा रहा है। तो एक ब्रेक ले रहा हूँ मैं, ब्रेक के बाद इस पर हम बात करेंगे कि ये किस कदर कामयाबी से ये ऑपरेशन जारी है, और इसमें क्या हुकूमत के अहदाफ, क्या अब तक हुकूमत कर पाई है, क्या करना चाह रही है, किस अंदाज में ये ऑपरेशन हो रहा है। और हम ज़रा मुल्तान को डिस्कस करेंगे। मुदस्सिर रियाज साहब हैं DCO मुल्तान, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, और जिन्होंने ये ऑपरेशन कंडक्ट करवाया है उनसे हम जानेंगे, और फिर जाहिर है ओवरऑल हमारे सामने एक पिक्चर भी आ सकती है कि किस अंदाज में ऑपरेशन हो रहा है और इसके मुस्बत या मनफी पहलू क्या हैं। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुदस्सिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि DCO मुल्तान हैं, और मुदस्सिर रियाज साहब भी उन लोगों में से हैं जो अपने ज़िले में जो है वो ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं तजावुज़ात के ख़िलाफ़। मुदस्सिर रियाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितना बड़ा चैलेंज था ये, कितना आपने जो होमवर्क किया उसके मुताबिक कितनी ज़मीन है यहाँ पर जिस पर लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, और अब तक आपको क्या कामयाबी मिली है, कितनी ज़मीन आप वागुजार करा सकें? जी थैंक यू वेरी मच असद साहब। ये जो 1 अक्टूबर से हमने गवर्नमेंट की हदायत पे ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, जो मुल्तान है इसके अंदर जो रियासत पाकिस्तान की ज़मीन है और जो सूबाई हुकूमत की ज़मीन है, उसकी मालियत जो भी कब्ज़े में है, इलीगल कब्ज़े में, वो एस्टिमेटेडली 50 बिलियन रुपीज़ की है। ये वो है जो हमारे सामने है। इसके अलावा भी और चंक्स ऑफ लैंड भी हैं जिसमें कुछ ज़रूरी ज़मीनें भी हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। हमने ये ऑपरेशन जो है ये स्टार्ट 1 अक्टूबर से कर दिया था। इसके 2 फेजेज़ हैं, बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है वो स्टेट लैंड जो कि कब्ज़ा माफिया के पास है, उसको हमने रिट्रीव करना है। सेकंड जो है वो अब बाज़ारों को भी खुला करना है, ऑब्वियसली वो एक दूसरा कंपोनेंट है, लेकिन उसके डेफिनेटली पहलू डिफरेंट है। लेकिन जो मेन हमारा फोकस है वो यही है कि हमने जो स्टेट लैंड जो हमारी रियासत पाकिस्तान की ज़मीन है, जो अरसा दराज से लोगों के पास कब्ज़े में है, इलीगल कब्ज़े में है, वो वापस ली जाए। और ये 1 अक्टूबर से जो स्टार्ट हुआ, अभी तक हम 11 बिलियन रुपीज़ की लैंड रिट्रीव कर चुके हैं मुल्तान के अंदर। एक जो परसों ऑपरेशन किया गया उसके अंदर हमने बहुत ही कीमती लैंड थी, 1976 से वो इलीगल पोजेशन में थी और वो उसकी मालियत 10 अरब रुपए थी, वो हमने रिट्रीव की है। हमें जो बहुत दिक्कत होती है डेफिनेटली वो 2-3 इश्यूज़ पे होती है इस तरह के ऑपरेशंस करने में। सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो पॉलिटिकल विल का होता है, लेकिन इस दफ़ा ये मैं आपको बावजूद ज़राए से भी बता रहा हूँ और हॉर्सेस माउथ भी बता रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे भी बता रहा हूँ कि इस दफ़ा पॉलिटिकल विल मौजूद है इस कंपोनेंट के अंदर, और उसी वजह से हमें ये वाला जो इशू था वो हमारा रिजॉल्व है। लेकिन जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक इशू है और तीसरा लीगल इशू है, अच्छा, वो उसमें हमें कुछ काम करना पड़ रहा है। जी ठीक है। अच्छा, मैं पहले ये जानना चाहता कि जो आपने आप जिक्र किया कि 11 अरब रुपए की आपने ज़मीन वागुजार कराई है, ये किसी एक शख्स के कब्ज़े से निकाली है या ज़्यादा लोगों के कब्ज़े में थी? और 76 से थी, तो इसका मतलब है कि ये 62 शख्सियात होंगी। तो क्या ये सियासी शख्सियात होती हैं? क्या आपको इसमें मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा है इस ज़मीन को हासिल करने में? देखिए, जो उसमें से एक ज़मीन है उसकी मालियत 10 अरब रुपया है। वो 10 अरब रुपया जो ज़मीन है वो एक यहाँ पर मौलवी सुल्तान साहब हैं, उनके पास थी 1976 से, और वो उनको लीज़ पे शुरू में गवर्नमेंट ने दी थी 50s में, लेकिन वो लीज़ एक्सपायर हो गई, वो लीज़ दोबारा एक्सटेंड नहीं हुई और उसके बाद उन्हें वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी। जो ज़्यादा डेंजरस पहलू था, जो हमारे लिए शदीद परेशानी का बाइस भी है, वो ये है कि
उस ज़मीन के ऊपर जो इलीगल अंदर कारोबार हो रहा था ड्रग्स का, वो एक बड़ा एक पहलू है जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। वहाँ पर ड्रग्स बरामद हुई हैं, कुल 900 के करीब वहाँ पर इंजेक्शंस, गोलियाँ और मुख्तलिफ टेबलेट्स बरामद हुई हैं, कैप्सूल्स वगैरह, जो कि इलीगल है, अनरजिस्टर्ड है, और एक जिम के नाम के ऊपर वो यूथ की लाइफ से खेला जा रहा था। तो ये एक बड़ा एक डिफरेंट पहलू है इसका कि जो रियासत पाकिस्तान की ज़मीन पे कोई कब्ज़ा करके, एक तो कब्ज़ा नाजायज़ हुआ है, ऊपर से उस पर कारोबार भी नाजायज़ स्टार्ट किए हुए हैं और हमारी यूथ को तबाह किया जा रहा है। जी निज़ामी साहब। मुदस्सर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बड़ा आपने कारनामा सर अंजाम दिया है, लेकिन ये एक ऐसा नासूर है जो पाकिस्तान के हर बड़े और छोटे शहरों में फैला हुआ है, और इसकी कोई एक हुकूमत भी नहीं बल्कि साल से यही चला आ रहा है मामला। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है कि ये कब्ज़ा ग्रुपों ने ज़मीनें ख़रीद के LDA से मिल मिला के, इसमें करप्शन बड़ी, LDA से मुराद है जो लाहौर का बलदियाती इदारा है, या इसमें CDA जो इस्लामाबाद में कैपिटल है उसमें बड़े हाथ रखे गए, वहाँ बहुत वसी पैमाने पर ये ऑपरेशन हुआ है। तो इसका अब ये लोग जो हैं, कब्ज़ा माफियाज जो हैं, इन्होंने ये ज़मीनें ले के औने पौने रिश्वतें दे के आगे बेच दी हुई लोगों को। अब हुकूमत उनको गिरा तो रही है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी तरफ से अपनी सारी पूंजी लगा के ज़मीनें ख़रीदती हैं, सिद्क दिली से समझते हुए कि वो एक सौदा कर रहे हैं, उनका क्या मुदावा होगा इस मामले में, या होना चाहिए आपके नज़दीक? बिल्कुल कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, क्या करना चाहिए? इसमें इशू ये है कि जो आपने बात की, ये बात दुरुस्त है। डेफिनेटली जो आगे जिन लोगों ने वो ज़मीनें ख़रीदी वो उनके साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो ये केस है जो हमने परसों रिट्रीव की, ये तो उसी शख्स के पास ही था और ये हमने इसको क्रिकेट ग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया। ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ केस है, लेकिन मैं आपसे गई थी ओवरऑल पॉलिसी के हवाले से बात कर रहा था। मैं उस पर मैं अर्ज कर देता हूँ। उसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो एक्चुअली जो पहले महकमे हैं जो हमारे या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या कॉरपोरेशंस हैं या फाटा है इदारा हमारा, उनकी मिली भगत के बगैर तो ये काम हो नहीं सकता। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे जो एहलकार हैं, नीचे ऑफिसर्स हैं, वो डेफिनेटली उनके कोलिजन में ही ये बातें होती हैं। उनके बगैर कोई भी कब्ज़े नहीं हो सकते। उसमें सियासी असर और रसूख भी शामिल होता है। उसमें और भी जो लीगल फ्रेटर्निटी है उनके भी मसाइल आ जाते हैं सामने। लेकिन इनको आपस में बाइफरकेट करना चाहिए इन दोनों लैंड्स को। जो लैंड किसी शख्स ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है और वो उसको कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ख़ुद जिसने नाजायज़ कब्ज़ा करके, वो कब्ज़ा माफिया है। उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नंबर 1 पर है। हमने एक लैंड रिट्रीव जिस तरह कर ली, एक और 10 अरब की लैंड जो है वो भी इसी तरह के माफिया के पास है। हम उस पर भी इंशाल्लाह कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। हमें कोई लीगल हिचेस हैं उसके अंदर। लेकिन जो जिस तरह आपने बताया उसमें हमें देखना पड़ता है कि ये लैंड अगर उसने आगे बेनिफिशरी है जो उसने बेनावलेंट तरीके से ली है, परचेज़ की है वो लैंड कब्ज़ा माफिया से, तो उसमें एहलकार हमारे शामिल होंगे, उनके खिलाफ इंक्वायरीज होंगी डेफिनेटली। तो उसमें हमें इनको आपस में बाइफरकेट ज़रूर करना पड़ेगा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हम ज़्यादातर जो फोकस है हमारा वो यही है कि जो कब्ज़ा माफिया है, जो खुद इस पर कब्ज़ा किया हुआ जिन लोगों ने, उनसे वो लैंड ली जाए। ये जो कॉलोनीज़ है स्पेशली, उनमें ये बड़ा इशू आता है हमें कि कॉलोनीज़ में वो इलीगल कॉलोनीज़ बना देते हैं, हाउसिंग, वहाँ पर लोग अपने घर बना लेते हैं बाद में, और उसके अंदर फिर ये जो अथॉरिटी से मिलके, क्योंकि अथॉरिटी के नाम वो मुंतकिल नहीं होती लैंड, जो पब्लिक लैंड होती है पार्क्स के लिए, रोड्स के लिए, गलियों के लिए, वो भी वो लोग बेच जाते हैं। तो उसमें लोगों को बड़ा नुकसान होता है अल्टीमेटली, क्योंकि जॉइंट खेवट होती है, मुश्तरका खाता होता है, बाद में पता नहीं चलता इलीगल कॉलोनी की वजह से। तो उसमें हमारी डेफिनेटली अथॉरिटीज़ जो हैं, MDA है या LDA है या फाटा है या कॉरपोरेशन है, वो इन्वॉल्व होती हैं। सही है। अच्छा मुदस्सर साहब, इसमें एक और मामला है कि आमतौर पर इस तरह के लोग जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं या ज़मीन को कब्जा करके बैठे होते हैं या उस पर फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उनसे जब भी हुकूमत जाती है या कोई भी वापस लेने की कोशिश करता है तो एक जो कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाता है वो बड़ा सादा सा है, और वो है स्टे ऑर्डर। आप जाएँ किसी भी लोअर कोर्ट से जाकर स्टे ऑर्डर ले लें और उस अपने काम को चलाते रहें, और स्टे ऑर्डर पर तो आपको पता है कि साल और डेकेड्स गुजारे जा सकते हैं। तो कानूनी तौर पर आपको किन पेचीदगियों का सामना करना पड़ रहा है, और इस सिलसिले में आपको क्या लगता है कि अदालतों से भी आपको मुआवनत की ज़रूरत पड़ेगी?
जी डेफिनेटली, ये बड़ा ही बहुत ही पर्टिनेंट और रेलेवेंट आपका क्वेश्चन है और ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट रेज कर दिया। हमें जो मैक्सिमम जो हमें हर्डल आती है वो ये स्टे ऑर्डर्स की आती है, और जो अदालतों से स्टे ऑर्डर मिलते हैं स्पेशली लोअर कोर्ट से, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू भी है और उसकी आड़ में फिर ये लोग अरसे दराज से बैठे होते हैं। इन्हीं स्टे ऑर्डर्स की वजह से लोग ये जो एक दो प्रॉपर्टीज़ इनकी हम बात करें, इनकी मालियत 10 से 20 अरब रुपया है, इसके ऊपर बैठे हुए हैं। हम अब इसमें हमारी जो एपेक्स कोर्ट्स हैं, रिक्वेस्ट है उनसे कि वो ज़रूर इस पर बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि ये मामला रियासत पाकिस्तान की ज़मीन का है, इसमें कोई लीगल फ्रेमवर्क भी तब्दील होना चाहिए कि स्टेट लैंड पे स्टे ना हो सके, या डायरेक्शंस आनी चाहिए हाई कोर्ट्स की, जो एपेक्स कोर्ट्स हैं उनकी, लोअर कोर्ट्स को, कि स्टेट लैंड के ऊपर इस तरीके से स्टे ना दें, तब ये मसाइल हल होंगे। हमें इस पर फाइट करनी पड़ती है क्योंकि ये माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जो लीगल जो फ्रेटर्निटी है, जो लॉयर्स हैं, वो इनके साथ मिले होते हैं डेफिनेटली, वो फिर वो केस को बहुत ज़्यादा लिटिगेशन में इसको काफ़ी लंबा करते हैं। जी राइट सर। मुदस्सिर रियाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हवाले से हमें आगाही दी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर रियाज साहब, DCO मुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। अब निज़ामी साहब, प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट हैं और मैं दो चीज़ों पर आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, वापस जो सियासी मामला था उस पर जाते हुए। एक तो तलाल चौधरी साहब की जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो मुस्तरद कर दी गई और उन्होंने जो माफ़ी मांगी अपने वकील के ज़रिए से उसको मुस्तरद कर दिया गया। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अदालत जो है वो तलाल चौधरी साहब को भी वो जो उन्होंने PCO के बुत करार दिया था जजेस को अपनी तकरीर में नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, उस पर आज खासा बरहमी का इजहार भी किया और ऐसा लगता है कि कोई रियायत देने के मूड में नहीं है अदालत तलाल चौधरी साहब को। जी हाँ, वो वकील ने बड़े तर्रे लिए। असल में बात यह है कि वो मेरे ख्याल अदलिया को ये नज़र आया कि तलाल चौधरी साहब कोई जेन्युइनली शर्मसार नहीं है अपने रवैये पे, और उन्होंने जिसको कहते ना, थोड़ा सा मैं भी माहिर हूँ इसका, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कई दफ़ा सज़ा हो चुकी मुझे, अब मैंने बहुत साल पहले की बात है ये। फिर जब आपने अगर अपॉलॉजी करनी होती है तो फिर आप मियां नवाज शरीफ को भी ये करना पड़ा था, जो सजाद अली शाह ने फिर उस पर भी ले तो लाल किया था कि जब आप माफ़ी मांग रहे हैं फिर वो गैर मशरूत माफ़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि जो मैंने यूँ कहा था और मैंने ये कहा था और मेरा मतलब ये नहीं था। आप सीधा कहें जी कि मैंने मुझसे कोताही हुई, मैं शर्मसार हूँ और मैं अपने जो रिमार्क्स हैं या अपने रवैये पर अनक्वालिफाइड गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूं। ये इस किस्म की जो गैर मशरूत माफ़ी है वो उस तरह की इन्होंने नहीं मांगी, जिसकी वजह से ये फंस गए और 5 साल के लिए तो ये डिस्क्वालीफाई हो गए। चले कम से कम ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये तो है। वैसे तो आपको पता ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 माह की सज़ा भी हो सकती है, मैक्सिमम है। जिस तरह आपको याद है कि यूजा गिलानी के ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था वो, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कई किस्म के होते हैं। एक तो है कि ना, आपने अदलिया को डिसरिप्यूट में लेके आया, जिस जो तलाल चौधरी पे। एक दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये होता है कि आपने अदालत के हुक्म को नहीं माना इन लेटर एंड स्पिरिट। जिस तरह स्विस अथॉरिटीज़ को ख़त नहीं लिखा यूजा गिलानी ने, तो उन्होंने उनको अगरचे अंटिल द राइजिंग द कोर्ट सजा दे दी, लेकिन वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। सियासतदान के लिए बहुत बड़ी सजा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और आखिरी बात, निज़ामी साहब के शहबाज शरीफ साहब पर आमदन से ज़ायद असासों का केस जो है वो भी शुरू हो गया और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे सारे मामला जो हैं वो सलमान शहबाज देखते हैं, तो फिर अदालत ने उनको भी, सलमान शहबाज को भी तलब कर लिया है। तो अब आमदन से ज़ायद असासे भी का केस भी चलेगा और सलमान शहबाज साहब जो हैं वो भी गिरफ्त में आ गए हैं नैब की। जी देखिए, अभी तो है इब्तिदाई इश्क, आगे आगे देखिए होता है क्या। खान साहब की तो ख्वाहिश है कि अगर मैं होता तो मैं 50 लोगों को अंदर कर देता। तो अब ये जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तदलाल है कि अगर इस तरह किया जाए तो हर आदमी अपनी शायद इनकम को जस्टिफाई ना कर सके। ये तो मैं नहीं समझता, जो गरीब आदमी उसके बाद होता ही क्या है कि वो जस्टिफाई कर सके या ना कर सके। अलबत्ता ये अब इसके साथ साथ मॉडल टाउन वाला मामला भी आज शुरू हो गया। IG जो पंजाब थे मुश्ताक सुखेरा साहब, उस वक्त उनको फर्द जुर्म आयद हो गई है। ये केस शहबाज शरीफ साहब पर भी किसी मरने पे ये तलवार भी लटक रही है। तो ये शरीफ फैमिली पे बड़ा
मुश्किल वक्त जो है जी ठीक वो आया हुआ है, और ये आगे मेरे ख्याल से सबको केसेस में लपेटा जाएगा। अगरचे जो सुलेमान शहबाज है, मैं ज़ाती तौर पे भी उनको जानता हूँ, अच्छे बरखुरदार हैं, वो हमजा शहबाज के बरक्स जी वो मियाँ शहबाज शरीफ के या शरीफ फैमिली के जो समझदार बेटे हैं, जो आपको पता है कि अलग सही है, अलग हो चुकी हुई हैं। जी 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 ये बिजनेस देखते हैं चलें, उनकी, वक्त खत्म ये हो सियासत गया पे नहीं। निज़ामी साहब, इस पर हम कल मजीद गुफ्तगू कर सकते हैं। आज वक्त खत्म हो गया हमारा। शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मुझे अल्लाह हाफ़िज़।